पाठशाला में अब अगला चैप्टर। बगल में पाकिस्तान में क्या रहा वो भी तो देखिए। भारत ने ऐसी ठुकाई की, मुनीर तो अब खुद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने लगा है क्या? मुनीर को घबराहट में देखकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने आतंकियों का जेनजी वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, उससे खौफ में आकर मुनीर ने भी पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब जो मुनीर करने जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान नरेंद्र मोदी बनाकर बैठे हैं, भारत बनाकर बैठा है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के डर से अब वो काम खुद मुनीर कर देगा। मुनीर क्यों घबराहट में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचने लगा है, आज आपको बताऊंगा। मुनीर को घबराहट में देखकर उसके आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने कैसे आतंकियों का जेनजी प्लान एक्टिवेट कर दिया है, इसकी डिटेल भी दूंगा। पाकिस्तान में महिला पत्रकार को किसने आंख मार दी है वो भी आपको बताऊंगा। पहले इसका जो हो रहा है पाकिस्तान में उसका एक ट्रेलर देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। और इन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके मुनीर ने कल अपना नया पद संभाल लिया। उसे रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में हुए इवेंट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन मुनीर इसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस वक्त मुनीर अपने रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में सीने पर सीडीएफ का फर्जी तमगा लटका रहा था, ठीक उसी वक्त रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का जमावड़ा जुटना शुरू हो चुका था। उधर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज बुलंद हो रही थी। ये तस्वीरें सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर की, जहां अलग सिंध देश की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं कि जैसे पहले बांग्लादेश बना था अब सिंधु देश बनेगा। आप सुनिए वहां लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी के कैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ सिंध प्रांत के हैदराबाद का नहीं है, सिंध के दूसरे शहरों में भी लोग मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। सिंध के लोगों ने ठान लिया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुनीर की सेना ने सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनके हाथों में मदरलैंड सिंधु देश लिखे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ सिंध में आजादी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मुनीर की सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने उनकी टेंशन बढ़ाई हुई है। इमरान खान की बहनों की अगुवाई में उनकी पार्टी के समर्थक कड़ाके की ठंड में अदियाला जेल के बाहर डट गए। इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही है, लेकिन मुनीर का डर देखिए। इमरान खान की बहनों का हौसला तोड़ने के लिए उसने कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करवा दी उन पर। देखिए जरा क्या हुआ। एक तरफ भारत की तरफ से घेराबंदी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह बवाल मचा है, उसे देखकर मुनीर समझ चुका है कि वो अपनी ताकत चाहे कितनी भी बढ़ा ले, पाकिस्तान को संभाल पाना अब उसके बस की बात नहीं रह गई। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है, इसलिए अब मुनीर ने खुद ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है कि मुनीर के दबाव में पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लान के मुताबिक सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही बंटवारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। मुनीर के प्लान के मुताबिक पंजाब प्रांत को 3 हिस्सों में बांटकर उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब प्रांत बनाया जा सकता है, जबकि सिंध प्रांत को कराची सिंध, मध्य सिंध और ऊपरला सिंध बनाकर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी और फाटा रीजन में बांटा जा सकता है। वहीं बलूचिस्तान को पूर्वी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान में बांटने की तैयारी। अब आप देखिए कि जिस तरह मुनीर पाकिस्तान के प्रांतों को उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बनाकर तोड़ने में जुट गया है, उसने पाकिस्तान के लोगों को साल 1971 की याद दिला दी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने अपना हिस्सा रहे पूर्वी पाकिस्तान प्रांत को खो दिया था, जो भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इसलिए मुनीर को भी सोते जागते हर वक्त पीएम मोदी के नए भारत का खौफ सता रहा है। मुनीर की घबराहट को देखकर अब उसके पाले हुए आतंकी नमक का कर्ज अदा करने में भी सामने आ रहे हैं। लश्कर तैयबा के सरगना आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी ने मिलकर मुनीर के लिए जेनजी वाला प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। ये तस्वीरें मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद लाहौर में हुई लश्कर तैयबा की मीटिंग की है, जिसमें हाफिज सईद के आतंकी संगठन ने अब पाकिस्तान के जेनजी को अपने आतंकी संगठन से जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। लश्कर की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान की नई पीढ़ी के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, उसके सबूत भी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले देखिए आतंकियों की इस बैठक में मुनीर के कौन कौन मददगार शामिल हुए। भाई, लश्कर के चीफ सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पहुंचा हुआ था।
पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा हुआ था। अमेरिका का घोषित आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी वहां पहुंचा हुआ था। अब आप देखिए कि आतंकियों की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान के जेनजी आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में एक गाना लगातार बजता रहा जिसमें भारत का खून बहाने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन मुनीर की फौज को ये आतंकी बचा नहीं पाए। भारत ने तो इनके घर में घुसकर ठोका भी। कभी मुनीर की फौज तालिबान से मार खाती है, कभी बलोच लड़ाकों से। पाकिस्तान में खुद मुनीर की फौज की भद पिट रही है। अब मुनीर की फौज ने नया कांड भी कर दिया। मुनीर की सेना के मीडिया विंग का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी है। नाम में शरीफ है, लेकिन हरकतें देखिए कैसी। इमरान खान को लेकर मुनीर की परेशानी की उसने पोल खोल कर रखी। एक महिला पत्रकार ने जब इससे इमरान खान पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में सवाल पूछा तो उसने इमरान को मेंटल बताया और मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आंख मार दी। मुनीर के इस प्रवक्ता की शर्मनाक हरकत को देखिए, फिर बताऊंगा कैसे इसकी हरकत ने मुनीर और उसकी सेना का मजाक बना दिया। अब यह भी देखिए कि मुनीर के प्रवक्ता की इस हरकत पर कैसे पाकिस्तान और उसकी सेना की भद पिट रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुनीर की सेना ने फ्लर्ट मिसाइल लॉन्च कर दी है। कार्टून वायरल हो रहे हैं कि ISPR का मतलब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस नहीं, बल्कि इंटर सर्विसेज प्यार रिलेशन हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मुनीर ने अपनी फौज को कार्टून बनाकर छोड़ दिया है और इस तरह के अपनी फौज के अधिकारियों को जोकर बना दिया है। पाकिस्तानी फौज का यह हाल तब है जब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। आप देखिए कि पिछले 2 सालों में जेल में बंद इमरान खान को मिल रहे समर्थन से मुनीर कितना घबराया गया होगा। इमरान खान को मेंटल बताने की कोशिश हो रही है। मुनीर की सेना का प्रवक्ता बिना इमरान का नाम लिए उनकी मंशा पर सवाल उठा रहा है, जिस पर इमरान खान के समर्थकों ने मुनीर की सेना का इमरान खान का नाम लेकर आरोप लगाने की चुनौती दी। मुनीर के प्रवक्ता के आरोप और इमरान खान के समर्थकों की चुनौती सुनी। मुनीर के जनरल ने इमरान खान को मेंटल बताया तो इमरान की पार्टी ने मुनीर के जनरल अहमद शरीफ की शराफत की पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख दी और बता दिया कि कैसे पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें अलग अलग करना नामुमकिन है। मुनीर की सेना का मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान का परमाणु वैज्ञानिक रहा, लेकिन बाद में अलकायदा के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन से जुड़ गया। आतंकी ओसामा बिन लादेन से अहमद शरीफ के पिता की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसने अलकायदा को परमाणु बम बनाने की तकनीक देने की कोशिश की थी। साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 टेरर अटैक के बाद अहमद शरीफ के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में सुल्तान बशीरुद्दीन अब भी आतंकियों की लिस्ट में है। उस पर आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई और तालिबान अलकायदा से गहरे रिश्तों का आरोप है। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान, वो आतंकी देश जहां सेना का प्रवक्ता ही आतंकी सोच वाले परिवार से आता हो, वहां क्या ही होगा। मजाक सिर्फ मुनीर का ही नहीं उड़ रहा, उसके रिश्तेदार और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। ये तस्वीरें लंदन की हैं। काले रंग की जिस कार की संदिग्ध गाड़ी की तलाशी हो रही है वो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की है, जो मुनीर का रिश्तेदार और करीबी है। पुलिस ने उसकी कार को अंदर और बाहर पूरी तरह खंगाला। कार की सीटें उलट पलट कर देखी गई। ये हैसियत है मुनीर के पाकिस्तान की, जो CDF बनने के बाद भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। उसे पहले अपनी पब्लिक को सुनना चाहिए, जो लंदन में हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पर बोल रही है कि दुनिया की नजरों में यही क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। क्या तो पाकिस्तान की बेइज्जती कोई नई बात नहीं है और वही बार बार हो रही है। लेकिन एक नई चीज आपको दिखाता हूं जो आपने आज तक शायद ही देखी हो। नरेंद्र मोदी ने आज का दिन सनातन के लिए बहुत बड़ा दिन बना डाला। लोग हैरान है कि दिवाली के बाद दूसरी दिवाली देश में कैसे मनाई जा रही है। दिल्ली में जगह जगह दिए जलाए गए, सरकारी बिल्डिंग सजाई गई, चौक चौराहे जगमगा गए, पूरी दिल्ली जगमग हो गई। ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा दिवाली के दिन होता है। आज आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि साल में दूसरी बार पीएम मोदी दिवाली मना रहे हैं। साथ ही राम मंदिर, काशी विश्वनाथ के बाद अब पीएम मोदी ने सनातन को कैसे इंटरनेशनल सम्मान दिलवाया है, आज इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। इकोनॉमी पर तो जो वो धमाके कर ही रहे हैं, लेकिन सनातन को कैसे पीएम मोदी मजबूत कर रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही भाई राहुल गांधी तो विदेश चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो आगे बात होगी, लेकिन राहुल गांधी और अमित शाह कैसे संसद में भिड़ गए। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो सनातन के गौरव की बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन कैसे एक जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रहा है क्योंकि उन्होंने सनातन से जुड़ा एक फैसला दे दिया। क्यों अमित शाह और राहुल गांधी के बीच भयंकर टक्कर हुई है, मोदी क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक।
अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने यह अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। आज संसद में क्या गजब हुआ। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और अमित शाह की कैसे सीधी भिड़ंत हो गई और इस सीधी भिड़ंत में क्या धमाके हुए, उसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। जिस एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने इतना गदर काटा हुआ था बॉस, जब अमित शाह ने उस पर जवाब देना शुरू किया तो ये लोग लोकसभा छोड़ के चल दी। वहां बोलने लगे लोग कि भाग गए, ये लोग भाग गए। जरा देखिए कैसे विपक्ष की छीछा लेदर हुई है कि ये लोग पूरा जवाब अमित शाह का नहीं सुन पाए, नहीं झेल पाए और भाग गए वहां से। देखिए सर, ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद के समय बर्बाद क्यों किया? इंडी गठबंधन क्यों लोकसभा से उठकर चला गया, संसद में क्या धमाके हुए, वो तो आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले वो धमाके देख लीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन का डंका बजाते हुए कर दिया। और आज सनातन के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सनातन के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल खबर आई जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। दिवाली को नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पहचान दिला दी है। यूनेस्को ने दिवाली को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। दिल्ली के लाल किला में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंट कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। भारत सरकार ने मार्च 2024 में दिवाली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने कहा था कि दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है बॉस, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। भारत की दलील को यूनेस्को ने माना और इस लिस्ट में दिवाली को शामिल कर लिया। यूनेस्को की अगली बैठक में भारत छठ पूजा को इस लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भेज चुका है। यानी यूनेस्को की ये जो बैठक हर 2 साल में होती है, पिछली बैठक 2023 में हुई, अगली अब 2027 में हो। दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस फैसले के बाद कैसे दिल्ली में दूसरी दिवाली मनाई गई, उसकी तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली हाट में सीएम रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रियों के साथ दिवाली को ग्लोबल पहचान मिलने का जश्न मनाया। इस दौरान सीएम और मंत्रियों ने दिए जलाए, भगवान राम और माता सीता की पूजा की गई, जय श्री राम के नारे लगे। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से दूसरी दिवाली मन रही है एक साल के अंदर। दिवाली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए जाने पर यह दिवाली जैसा माहौल दिख रहा है। आप देखिए कैसे दिए जलाए गए, कैसे वहां पर जो है पूरा एकदम दिवाली जैसा माहौल बन गया भाई। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि अमूर्त धरोहर की लिस्ट में नया नाम दीपावली। भारत बधाई हो। भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए दीपावली हमारी संस्कृति और रीति रिवाज से बहुत करीब से जुड़ी हुई चीज है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिवाली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल होना हम सब के लिए गर्व की बात है। यह आधुनिक युग में हमारी प्राचीन सांस्कृतिक मान्यताओं के महत्व को दिखाता है। प्रकाश का यह त्योहार प्राचीन काल से ही हमें अच्छाई और धर्म की विजय में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी भारत के गौरव को फिर से स्थापित करने में जुटे हैं। वो बार बार कहते हैं कि अंग्रेज तो राज करके चले गए, लेकिन कुछ लोग आज भी दिमाग से ना उस गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं। अपनी सनातन सोच, अपनी सनातन संस्कृति, उसका गौरव ही नहीं कर पाते कुछ लोग, और नरेंद्र मोदी उसी गौरव को स्थापित कर रहे हैं। भारत के पर्व, भारत की विरासत, भारत के धार्मिक स्थलों को वर्ल्ड मैप पर ला रहे हैं। प्रधानमंत्री दिवाली के दियों को ग्लोबल बना चुके हैं। दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन को देख लीजिए। उन्हें दिए जलाने से दिक्कत हो रही है और इसके लिए अब इंडी गठबंधन महाभियोग को हथियार बना रहा है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस स्वामीनाथन ने हिंदू मान्यताओं और परंपराओं को देखते हुए एक फैसला दिया। इस फैसले से इंडी गठबंधन तिलमिला गया।
और जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें गौरव गोगोई दिख रहे हैं, अखिलेश यादव दिख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा और कनिमोई के साथ ये राजा दिख रहे हैं। ये सभी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दे रहे हैं। इंडी गठबंधन के करीब 100 सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। आप सोचिए कि सनातन और हिंदू परंपराओं से इन लोगों को कितनी परेशानी रही होगी कि भाई एक फैसला जज ने दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले आए। और आपको पूरी खबर बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन पहले सुनिए इस पर कांग्रेस कह क्या रही है। सांसदों का ये संवैधानिक अख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने ये अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट मोशन के बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, इम्पीचमेंट वहीं रुक जाती है। नहीं पाया जाता तो सदन में वापस आता है। सदन में जो संबंधित जज हैं उसको उनका अपना पक्ष रखने का खुद या अपने वकील के जरिए मौका मिलता है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। इंडी गठबंधन जस्टिस स्वामीनाथन के पीछे क्यों पड़ गया, अब इसकी पहले वजह सुन लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु के मदुरई में तिरुअनंतपुरम के पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम उत्सव से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी पर भगवान मुरुगन को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने बनवाया था। इस मंदिर को तमिल साहित्य में मुरुगन कोयल के नाम से जानते हैं। यहीं पर कार्तिगई दीपम उत्सव मनाया जाता है जो तमिल हिंदू संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस पहाड़ी पर एक दरगाह भी है जिसे सिकंदर बादुशाह दरगाह कहते हैं। 1994 में दरगाह और मुस्लिम भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने दीप जलाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया। इसी साल मद्रास हाईकोर्ट में दीपक जलाने की मांग वाली याचिका दाखिल हुई जिसका विरोध तमिलनाडु सरकार ने किया। लेकिन 1 दिसंबर को इस मामले में जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपक जलाने से पास की दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन नहीं होगा। जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर के अधिकारियों को पहाड़ी पर मौजूद दीप स्तंभ पर दीपक प्रज्वलन सुनिश्चित करने के लिए कहा। जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि यह मंदिर की ड्यूटी है कि दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित हो, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 3 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने एक और आदेश दिया। जस्टिस स्वामीनाथन ने श्रद्धालुओं को खुद से ही दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने सीआईएसएफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश नहीं मानने पर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। इसके विरोध में तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर इंडी गठबंधन जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ गया। आप सोचिए कि मुसलमानों की भावनाएं ना आ तो इसके लिए हाईकोर्ट का फैसला ये लोग नहीं मानने को तैयार है, लेकिन हिंदू दीपक जला ले और उसका कोर्ट का फैसला आ जाए तो उस जज के खिलाफ जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल पर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं अपीजमेंट की, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं तराजू बराबर है। ये इंडी गठबंधन की धर्मनिरपेक्षता है जो परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसे मनाने के लिए हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन आदेश देने वाले जज के खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव ले आ रहा है। सनातन को जब गालियां पड़ती हैं, इंडी गठबंधन के नेता गाली देते हैं, तब भी इन लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक जज ने दीप जलाने की अनुमति क्या दे दी हिंदुओं को, तो उससे इतनी दिक्कत हो गई कि भाई महाभियोग का प्रस्ताव ले आए। सुनिए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। देखिए, वहाँ के तमिलनाडु के जो हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, साथ ही डीएमके हैं, इस विषय और इस पूरे विषय की इतिहास को, इस विषय के साथ जो राजनीति हो रही है, मुझसे ज़्यादा उनको ज़्यादा जानकारी है। बहुत अच्छी तरीके से वो आपको बता पाएंगे इसके इतिहास का पूरा घटनाक्रम। तो बिना पूरे इतिहास और घटनाक्रम अगर वो आपको बोले तो ज़्यादा पुख्ता आपको जानकारी मिलेगी। आप देखिए कि महाभियोग का प्रस्ताव लेकर जाने वाले गौरव गोगोई भी थे और खुद मान रहे हैं कि मेरे से अच्छा है कि उन लोगों से पूछिए, मेरे से अच्छा वो बता सकते हैं। खुद अच्छे से पता भी नहीं है, लेकिन जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लिया है। किस लिए? सिर्फ एक मैसेज देने के लिए ना। आप सोचिए कि मुसलमानों की भावनाओं के लिए इंडी गठबंधन हिंदू परंपराओं और मान्यताओं पर रोक लगाने का समर्थन कर रहा है, और इसके खिलाफ पिछले दिनों मदुरई में काफी प्रदर्शन हुआ है। श्रद्धालुओं ने पहाड़ी पर जाकर दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया।
तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। पुलिस ने नयनार नागेंद्रन को हिरासत में ले लिया।